Good morning everyone. Today we are studying about the geography chapter. That name is agriculture. It is a remaining part of the video. हम ऑलरेडी इसके 2 वीडियो देख चुके हैं. इसका 3rd पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे. सबसे पहले इसमें जो हेडिंग बताई गई है इसका नाम है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. ये इसके बारे में पढ़ेंगे. ये होता क्या है आखिर. तो हम जानते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए. भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है ना. हमने पढ़ा है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है. तो इसमें उसकी उपज को बढ़ाने के लिए है ना, उपज को बढ़ाने के लिए ही और अच्छी क्वालिटी लाने के लिए है ना, ग्रेन्स की, अनाज की, क्रॉप्स की, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया है. तो बताया गया है कि इसको हरित क्रांति कहा गया. और जब पशु नस्ल में सुधार आया और साथ में पौष्टिक चारा मिलने लगा पशुओं को, तो उनकी दूध में ही वृद्धि हुई. तो इससे क्या हुआ, श्वेत क्रांति आई और इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया. और इसमें देखिए कौन कौन से सुधार किए गए. इसको प्रौद्योगिकी सुधार कहा जाता है ना. इसमें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंतर्गत ये आता है. तो आपने देखा होगा है ना कि रहट चलते थे पहले पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए. तो उसके जगह पे जल पंप का यूज़ किया जाने लगा, ट्यूबवेल का यूज़ किया जाने लगा, और हल से जुताई की जाती थी. उसकी जगह ट्रैक्टर चलने लगे है ना, ट्रैक्टर से जुताई की जाने लगी. इसको टिलर बोलते हैं. और बताया गया कि लोग जब बैलगाड़ियों से अपना सामान ढोते थे उसकी जगह ट्रकों से और ट्रैक्टर से अपना सामान ढोने लगे. और सिंचाई की नई नई विधियों का प्रचलन हो गया और साथ में ड्रिप सिंचाई और छिड़काव सिंचाई प्रमुख हो गई. भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए खादों का प्रयोग किए जाने लगे. अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड आने लगे, यूटिलाइजर आने लगे है ना. उसको इससे क्या हुआ, भूमि की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ गई. और अच्छे किस्म की, इसको HYV सीड्स कहा जाता है, हाई यील्ड वेराइटी, मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स का उपयोग किया जाने लगा. इससे भी उत्पादन में वृद्धि हुई. नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, संस्थागत सुधार. तो इसमें क्या हुआ कि इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सम्मिलित पहल हुई है ना. जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया. इससे फलस्वरूप क्या हुआ, किसानों को अपनी भूमि मिल गई, वो उस भूमि के स्वामी बन गए. चकबंदी द्वारा उनके दूर दूर बिखरे हुए खेतों को एक जगह पर कर दिया गया, जिससे भी उनको फायदा हुआ. और सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहन किया गया. इससे किसान मिलजुल कर क्या करें, अपनी ऋण एवं उपज की बिक्री संबंधी समस्याओं को दूर करें, स्वयं ही हल कर सकें. और प्रत्येक जिले में मार्गदर्शक बैंक खोले गए. इससे कोई भी उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा और साथ में लोन भी मिल जाएगा खेती के लिए, वो सब खोले गए. और बताया गया नए नए कुछ संस्थाएं खुलेंगी, राष्ट्रीय बीज निगम, केंद्रीय भंडार निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय भी खोले गए. इससे कृषि से संबंधित उनको जानकारी मिल सके. और साथ में क्या हुआ, इनको बीमा भी मिलने लगा, मतलब बैंक के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा जो खड़ी फसल होती थी उस पर बीमा किया जाता था. और टीवी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी खेती से संबंध दिखाए जाने लगे. इससे उन्हें खेती की जानकारी मिल रही, किस तरह से हमें खेती करना चाहिए. इस तरह से क्या हुआ, उनको हर जगह से फ़ायदा होने लगा. और एक वर्ष में 2 से अधिक फसलें जो है उगाने लगी. इस तरह से उनको काफ़ी फ़ायदा हो गया. नेक्स्ट आपका भूदान और ग्रामदान. तो आपने पढ़ा होगा विनोबा भावे के बारे में. ये जो है गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, फॉलोवर थे. इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली गांव में गए जहाँ पे भूमिहीन लोगों ने इनसे अपने लिए भूमि की मांग की है ना. फिर क्या हुआ, तो इन्होंने उनसे प्रॉमिस तो नहीं किया, लेकिन कहा कि हम गवर्नमेंट से आपकी इस बात को कहेंगे, डिमांड करेंगे कि आपको भूमि दी जाए. तो तभी जो सीताराम थे, इनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी. इन्होंने 80 एकड़ मतलब 80 एकड़ भूमि जो है इन किसानों को, भूमिहीन किसानों को दान दी. इससे क्या हुआ, उनके पास भूमि पहुंच गई. और इस भूमि दान देने को क्या कहा गया, भूमिदान कहा गया, भूदान कहा गया. और इसी तरह से वो सब जगह भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, हर जगह गांव जा रहे थे. तो वहाँ के जमींदारों ने और जो पूंजीपति थे उन्होंने क्या किया, जो सक्षम थे उन्होंने ऐसे भूमिहीन किसानों के लिए, भूमिहीन लोगों के लिए जो जिनके पास घर नहीं था, कुछ नहीं था, तो उनको गांव दान दे दिए. तो उसको ग्रामदान कहा गया. इसलिए इसको भूमिदान और ग्रामदान, जो ग्रामदान हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रक्तहीन क्रांति भी इसको कहा जाता है. नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. तो आपको ये तो पता ही है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. बिना एग्रीकल्चर के लिए हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती. तो क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह जो होता है वो हमें एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है ना. तो हमें पता है कि सारी जो एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है ना, वो सब हमें वहीं से प्राप्त होता है. और ये सब खेती से ही जुड़े हुए हैं है ना. और जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको 1951 में रजिस्टर्ड किया गया था, ये भी
एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है ना। और इसमें बताया गया है कि इसका जो एग्रीकल्चर है इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिट्टी को चेक करना पड़ेगा, है ना, उसकी जो फर्टिलिटी है वो चेक करनी पड़ेगी, और साथ में, है ना, बीज अच्छा होना चाहिए, खाद भी डालनी पड़ेगी, उसमें इरिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वेदर को भी देखना पड़ेगा, और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, तब हमारी खेती अच्छे से हो पाएगी। जो खरपतवार बीच में आ जाते हैं उनको हटाना पड़ेगा। और बताया गया भारत का अपने खाद्यान्नों के लिए वर्ल्ड में, है ना, बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है ना। और इस तरह से जो हमारे व्यापारी हैं भारत के, यूरोप पहले या क्या था, स्पाइसेस जो थे हमारे भारत में उगाए जाते थे, है ना, विदेशों को पहुंचाए जाते थे। और फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपने सुना होगा, है ना, नील की खेती करवाई इन लोगों ने। पहले कॉटन जो है, कॉटन को, हमारे यहाँ का कॉटन बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला होता है, अच्छा होता है, तो उसकी बहुत सारी मांग थी, विदेशों को जाता था। और फिर जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ की भारत की मिट्टी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर नील की खेती ज़बरदस्ती कराई गई। फिर आपने नाम सुना होगा चंपारण विद्रोह का, बिहार में हुआ था, है ना, इसी वजह से हुआ था, लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि क्या हो रहा था, बार बार नील की खेती करने से उसकी फर्टिलिटी जो है वो जाती जा रही थी, और इस तरह से हमारी भूमि भी खराब होती जा रही थी। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज हमारा लेसन फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच।